बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में सुबह सवेरे 4:15 बजे शुरू होने वाली बारिश ताहाल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। एयरपोर्ट पर बारिश ने मिलीमीटर में डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज्यादा 252 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल रोड 12.2, एयरपोर्ट 252, हेड ऑफिस गुलबर्ग 40, लक्ष्मी चौक 16.5, अपर मॉल 104 रिकॉर्ड की गई। मुगलपुरा 117, ताजपुरा 123, नश्तर टाउन 32.8, चौक नाखुदा 48, पानी वाला तालाब 21, फर्रुखाबाद 20 रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा गुलशन रावी 11.5, इकबाल टाउन 47.4, समनाबाद 22, जौहर टाउन 57, डिफेंस रोड 40, शादीपुरा 120, सगिया 16, कहना 119 और मनावा 89 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानब खसूर, गोशवाला, वजीराबाद, गुजरात, नौरवाल, शक्करगढ़, मुरीद के, कामून के, हाफिजाबाद, जलालपुर, जट्टा और दीगर शहरों में बारिश के बाइस मौसम खुशगवार हो गया। कई रोज से जारी शदीद गर्मी और हब्स का जोर भी टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताने वालों की जानिब से आइंदा चंद घंटों के दौरान भी मजीद बारिश की पेशगोई करती गई है, जिसके बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा पैदा हो गया है। बारिश के दौरान शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत कर दी गई। मोटरसाइकिल सवारों और ड्राइवर से अपील की गई है कि वो सड़कों पर जमा पानी से गुजरते वक्त इंतहाई एहतियात बरतें। माहिरीन के मुताबिक बारिश के दौरान खड़े पानी में बिजली के करंट का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए बिजली के तारों, खंभों और ट्रांसफार्मर्स के करीब जाने से इजतनाब किया जाए। इंतजामिया ने भी शहरियों से अपील की है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में मुतल्लिका अदारों से फौरी राब्ता करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मानसून बारिशों के पेश नज़र तमाम अदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। अपने बयान में सदर मुमलिकत ने जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू और इमदादी इक़दाम तेज़ करने की हिदायत करते हुए कहा कि NDMA, PDMAs और मुकामी अदारे मुकम्मल राब्ते में रहें। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और आबी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की हिदायत की और नशेबी इलाकों को मुमकिन सैलाब के पेश नज़र पेशगी तजारियों का हुक्म दे दिया है। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हसास इलाकों में रेज के वसाइल और इमदादी सामान पेशगी ताजुनात किया जाए। सजाहू और मुकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। अवामी मौसमी इंतज़ामात पर अमल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। सदर मुमलिकत ने बारिशों से जामक अफराद के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ रेस्क्यू और इमरजेंसी एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा होने लगा। PTM पंजाब के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। तरबेला में पानी का बहाव 3,36,000 जबकि चश्मा में 3,02,000 क्यूसेक है। दरियाए चनाब में मराला और कादिराबाद के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 1,95,000, खानकी के मुकाम पर 2,62,000 और कादिराबाद के मुकाम पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक है। PDMA का कहना है कि दरियाए सतलुज और जेहलम में पानी का बहाव नॉर्मल है, जबकि दरियाए रावी में बलोकी के मुकाम पर पानी का बहाव 73,000 क्यूसेक है। दरियाए रावी में जसर शाहदरा हेड सदनाई के मुकाम पर बहाव नॉर्मल है। नौरवाल नाला बसंतर में दरियामाने दर्जे की सैलाब की सूरत हाल है। गुजरात नाला भिम्बर और वजीराबाद नाला वलक्खू में निचले दर्जे का सैलाब है। डायरेक्टर जनरल PDMA का कहना है कि बालाई इलाकों में बारिशों के सबब दरियाओं के बहाव में इजाफा हुआ है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा और सेनेटर इसहाक डार ने ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर बिन हमद अल बोसईदी से मुलाकात की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़िलिपाइन में आसियान रीजनल फोरम के साइड लाइन्स पर मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया है। मुलाकात के दौरान आला सतह तबादलूं, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा और सेनेटर इसहाक डार ने ओमान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है। मुलाकात की तफ़सीलात जानेंगे। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जामीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना जामीन, बताइएगा मज़ीद क्या तफ़सीलात है इस मुलाकात की।
जी बिल्कुल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार ने ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर बिन हमद अल अबू सईदी से मुलाकात की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ़िलिपाइन में आसियान रीजनल फोरम की साइड लाइन पर मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया है। मुलाकात के दौरान आला सतह तबादलों, तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने खित्ते और आलमी सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल किया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने मुकालमे के फ़रोग़, कशीदगी में कमी और खित्ते में अमन और सलामती के क़याम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि फ़रीक़ैन ने खित्ते की हालिया सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए जंग बंदी बरकरार रखने और बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जामीन, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF के फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डीन किट्स और डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नाइजल क्लार्क, IMF के मशरिक़ी वस्ता और वसी एशिया के शोबे की डायरेक्टर जिहाद अजवर और पाकिस्तान के लिए मिशन चीफ एवा पेट्रोवा से अलहदा मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी और फंड के तहत जारी प्रोग्राम की पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की बेहतर माली सूरत हाल, बैरूनी मामलात में तवाज़ुन, महसूलात के अहदाफ का हुसूल, मजबूत ज़र मुबादला के ज़खायर, रिकॉर्ड तरसीलात और करंट अकाउंट की बेहतर सूरत हाल को खुसूसी तौर पर उजागर किया गया। दौरान गुफ्तगू टैक्स और तवानाई के इस्लाहात, निजकारी, टैरिफ रैशनलाइजेशन, कर्जों के इंतज़ाम, मालियाती ज़राए में तनव्वुर और बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केटों में पाकिस्तान की वापसी का अहाता किया गया। फ़रीक़ैन ने ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ख़वातीन की मुआशी शराकतदारी, आबादी से मुतालिक चैलेंजेस, टेक्नोलॉजी पर मबनी ग्रोथ और निजी शोबे की क़यादत में एक्सपोर्ट पर मबनी त्री पर इजहार किया है। वज़ीर ख़जाना ने फ़ंड की जानिब से पाकिस्तान में इस्लाहाती एजेंडे को यकसोई से जारी रखने और फ़ंड से इत्तफ़ाक़शुदा प्रोग्राम पर अमल पैरा होने का इतराफ़ करने पर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने हुकूमत की जानिब से मालियाती नज़्म ज़ब्त, पॉलिसी की साख को यकीनी बनाने, स्ट्रक्चरल इस्लाहात और तवील मुद्दती इक़्तिसादी तब्दीली के हवाले से हुकूमत के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में भारतीय नुमाइंदे के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा है कि भारत सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी और दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। पाकिस्तानी सफारतकार इंसार शाह ने सलामती कौंसिल को बताया कि भारत ज़मीनी सूरत हाल को गलत अंदाज में पेश करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। सिंतास माहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगस्त 2025 में सालसी अदालत कह चुकी है कि सिंतास माहदा नाफिजुल अमल है। मुश्तरका आबी वसाइल को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना माहिदों की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत का ये अमल इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के लिए खतरा बन सकता है। अंसार शाह ने मजीद कहा कि दूसरी बात, दहशत गर्दी से मुतालिक भारत का बेबुनियाद इल्ज़ाम दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ उसकी दहशत गर्दी की सरपरस्ती और माली मुआवनत पर पर्दा डालने की कोशिश है। भारत की हिमायत याफ्ता दहशत गर्द गिरोहों जिनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ब्लूज लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड शामिल हैं, ने पाकिस्तान में हज़ारों शहरियों और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को शहीद किया है, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तानी सफारतकार ने मजीद बताया कि शुमाली अमरीका समेत दीगर ममालिक में मावराए अदालत कत्ल की कार्रवाइयों में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद भी सबके सामने हैं। भारत दहशत गर्दी का शिकार नहीं बल्कि दहशत गर्दी का सरपरस्त है। भारतीय नुमाइंदे को आईना दिखाते हुए अंसार शाह ने कहा कि भारत रियासी दहशत गर्दी का भी मुर्तकिब है, खुसूसन भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में, जहाँ कश्मीरी अवाम को सलामती कौंसिल की मुतादिद करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए हक़ खुद अरादियत से मुसलसल महरूम रखा जा रहा है। अमरीकी फ़ौज ने जनूबी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिनमें ख़ुज़िस्तान, हुर्मुज़गान, बुशहर सूबे के मुतादिद शहर निशाना बने। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका की जानिब जनूब मगरबी सूबा ख़ुज़िस्तान में कम अज़ कम 3 शहरों पर हमले किए गए हैं, जिनमें रामशेर भी शामिल है, जहाँ एक इस्पात प्लांट को निशाना बनाए जाने की इतलात मौसूल हुई है। इसके अलावा अहवाल से मुल्हिका इलाकों और अहम बंदरगाही शहर माह शहर में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। सुबह हुर्मुज़गान के शहर सिरिक में भी धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं।
ये शहर आबना हुर्मुज़ पर अपनी अहम जोग्राफियाई हैसियत के बाइस खास अहमियत रखता है। बुशहर के गवर्नर ने रात गए होने वाले हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि बुशहर जोहरी बिजली घर के करीब वाक़ एक बिजली के सब स्टेशन को भी निशाना बनाया गया है, जिसके बायस शहर में कई घंटों तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही है। दूसरी जानब ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ में एक ऑयल टैंकर धमाके के बाद आग की लपेट में आ गया, जबकि 2 दीगर बहरी जहाज फौरी तौर पर अपना रास्ता तब्दील करके वापस लौट गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा कि ऑयल टैंकर ने ओमान के साहिल के करीब आबना हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिस दौरान धमाका हुआ और जहाज में आग भड़क उठी। उन्होंने बताया कि तीनों बहरी जहाज अमरीकी हिदायत पर अमल कर रहे थे और उन्होंने आबना हुर्मुज़ के जनूबी हिस्से में बिछाई गई बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश की। पासदारान इनकलाब ने कहा कि आबना हुर्मुज़ हमारे कंट्रोल में है। जब तक अमेरिका खित्ते में जारहाना कार्रवाइयां जारी रखेगा, जाबी गुजरगाह मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी और कोई भी ऑयल टैंकर इसमें दाखिल या खारिज नहीं हो सकेगा। उनका मजीद कहना था कि जो भी बहरी जहाज अमेरिका के बहकावे में आकर ईरान से राब्ता और हम आहंगी के बगैर इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा, उसे भी इसी अंजाम का सामना करना पड़ेगा। ईरान की वजारत सेहत के मुताबिक 27 जून से अब तक ईरान पर होने वाले अमरीकी हमलों में कम अज़ कम 53 शहरी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। वजारत सेहत का कहना है कि जंग में शिद्दत आने और इस्लामाबाद में फहमती याददाश्त के खात्मे के बाद अमरीकी हमलों में 590 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक फरवरी के आखिर में जंग शुरू होने के बाद से अब तक 18 अमरीकी फौजी हलाक, जबकि सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान जो हमारे बुनियादी ढांचे के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत का जवाब ताकतवर और फैसला कुन अंदाज में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी मुआलिक जफरीक़ैन किसी भी नौजत की हिमायत के जरिए इस जारहियत में मुआवनत करेंगे, उन्हें भी जायज़ अहदाफ तसव्वुर किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस अज़्म का इयादा किया कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी, कौमी सलामती और अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा और किसी भी हमले का मौसर जवाब देने में हिचकिचाहट का मुज़ाहरा नहीं करेगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि यूरोप से तवक्को की जाती है कि वो जारी क़ुव्वतों की पैरवी करने के बजाय सफारतकारी के फ़रोग़ में कायदाना किरदार अदा करें। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि उन्होंने तेहरान में ताजुनात 25 यूरोपी ममालिक के सफ़ीरों और नाज़िमुल उमूर से मुलाकात के दौरान जंग के हवाले से ईरान का मौक़िफ़ तफ़सील से पेश किया है। उन्होंने बताया कि मैंने उन्हें याद दिलाया कि 40 रोज़ा जंग में हमने जारी क़ुव्वतों को सख्त शिकस्त दी थी। मौजूदा फौजी जारहियत के नए मरले में भी हमने अपने वतन और कौमी मफादात का भरपूर और मजबूती से दिफा किया है। काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक उन्होंने यूरोपीय सफारतकारों पर जोर दिया कि यूरोप को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए और हर किस्म की जारहियत की मज़म्मत करनी चाहिए। उनका कहना था कि स्पेन समेत बाज़ यूरोपीय ममालिक ने उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया, ताहम जिन यूरोपीय ममालिक ने अमरीका को अपनी सरज़मीन इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमले करने की इजाज़त दी, वो भी जारी ममालिक में शामिल है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि अमरीका को ईरान के खिलाफ जंग से कोई स्ट्रेटेजिक कामयाबी हासिल नहीं हुई, बल्कि उसके इक़दामात ने इलाक़ाई और आलमी अमन और सलामती को ख़तरे में डाल दिया है। दूसरी जानिब कुवैती फ़ौज ने कहा है कि ईरान की जानिब से आने वाले ड्रोन्स को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए तबाह कर दिया गया। मुल्क भर में फ़ज़ाई दिफाई फ़ाल है। कुवैती फ़ौज के जनरल स्टाफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सुनी जाने वाली धमाकों की आवाज़ें दरअसल ईरानी ड्रोन्स को फ़िज़ा में मार गिराने की कार्रवाइयों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि शहरियों से अपील की गई है कि वो मुतल्लिका हुकाम की जानिब से जारी करदा सिक्योरिटी और हिफाजती हिदायत पर सख्ती से अमल करें।
यमन की हौसी अक्सरियती जमात अल अंसारुल्लाह ने दावा किया है कि सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। अंसारुल्लाह की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि निशाना बनाए जाने वाले सऊदी ऑयल टैंकर्स ने ग्रुप की जानिब से आयद करता बहरी नाकाबंदी को खिलाफ वर्जी की थी। सऊदी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक बहिरा अहमर में सफर के दौरान सऊदी मलकियत वाले जहाज को निशाना बनाया गया। जहाज के अगले हिस्से में आग भड़क उठी, ताहम अमला महफूज है। इससे पहले बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने रिपोर्ट किया था कि सऊदी अरब के साहिल अशकीक से 70 नॉटिकल मील दूर जहाज में आग लगने की इतला मिली है। टैंकर के कप्तान के मुताबिक मिसाइल लगने से आग लगी है। किसी जानी नुकसान या माहौलियाती असरात रिपोर्ट नहीं हुए। वाज़ेह है कि कुछ रोज कबल यमन की हौसी तंजीम अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान किया था। तर्जुमान अंसारुल्लाह ने कहा था कि सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर रहे हैं। यह फैसला सऊदी अरब की जानिब से यमन पर आयद किए गए मुहासरे के जवाब में किया गया। यमन के सना एयरपोर्ट की बंदिश नाकाबिल कबूल है। इस बंदिश का जवाब बंदिश से दिया जाएगा। अमेरिका के ईरान पर नए हमलों और बहिरा अहमर में यमन के हौसियों की जानिब से ऑयल टैंकर्स पर हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी खाम तेल के मुस्तकबिल के मुआहदों की कीमत $1.93 यानी तकरीबन 2% इजाफे के बाद $96 फी बैरल तक पहुंच गई, जो 8 जून के बाद बुलंद तरीन सतह है। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत में $1.44 यानी 1.7% इजाफे के साथ $88.27 फी बैरल पर ट्रेड कर रही है। तजियाकारों के मुताबिक कीमतों में इजाफा अमरीकी अफवाज की जानिब से ईरान पर नए हमलों और बहिरा अहमर में यमन के हौसियों के सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने के बाद खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और तेल की तरसील से मुतालिक खदशात के बाइस देखने में आया है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने ख्वाजा साद रफीक का बयान गैर जिम्मेदाराना और तारीख को मसख करने की कोशिश और कौमी यकजहती के खिलाफ करार दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ख्वाजा साद रफीक सियासी दिवालियापन और इखलाकी अफराज का शिकार हो गए। तंजिया जुमलों से तारीख बदली जा सकती है और ना ही अवाम की राय। शर्जील मेमन ने कहा कि सकूत ढाका पाकिस्तान की तारीख का एक अलमनाक सानिया है, जिसके जख्म आज भी पूरी कौम के दिलों में ताज़ा हैं। ऐसे हसास कौमी अलमिया को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना कौम के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरातिफ है। उन्होंने कहा कि सकूत ढाका का जिम्मेदार शहीद भुट्टो को करार देने से पहले ख्वाजा साद रफीक को हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा आइन दिया, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध का मज़ीद कहना था कि नून लीग माजी के तल्ख कौमी सानियात को सियासी हथियार बनाने से गुरेज करे। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹6.39 फी लीटर इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹327.12 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7.83 फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत ₹375.04 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का तयन ओगरा की जानिब से किया गया है, जो आज रात 12 बजे से कल रात 12 बजे तक नाफिज अमल रहेगा। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीर अल अजीम इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज असर मंसूरा मस्जिद में अदा की जाएगी। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीर अल अजीम ने कैंसर के आर्जे का इस्तकामत से मुकाबला किया। आखिरी लम्हे तक तहरीकी जिम्मेदारियां निभाते रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अमीर अल अजीम के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमीर अल अजीम की रहलत जमात इस्लामी के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि जमात इस्लामी एक मुदब्बिर, बावकार, बाउसूल और इंतहाई मुखलिस रहनुमा से महरूम हो गई है। अमीर अल अजीम ने शदीद अलालत के बावजूद सब्र, इस्तकामत और अज़्म का मुजाहिरा किया है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच और चेयरमैन लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मियां ज़हूर अहमद भुट्टो की अमीर अल अजीम की रिहाइशगाह पर आमद बायू नूरुल अजीम, अशरफुल अजीम, असदुल अजीम से इजहार अफसोस किया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के सियासी मुशीर डॉक्टर फरीद अहमद पराचा, डेप्यूटी सेक्रेटरी नज़ीर अहमद जंजुआ, मजहर सिद्दीकी, समीउल हक शेरपाव, मुश्ताक अहमद भट्ट, फरहान शौकत हंजरा, आमिर अंजुम जाफरी, नसीर अहमद भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अमीर अल अजीम की नमाज जनाजा बाद नमाज असर जामे मस्जिद मंसूरा में अदा की जाएगी। जहां पर वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि मस्तूंग के इलाके कौमी शाहराह पर फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सेशन जज गनमैन समेत शहीद हो गए हैं। डीसी मस्तूंग बहराम सलीम के मुताबिक सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ क्वेटा से मस्तूंग जा रहे थे। फायरिंग से एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ क्वेटा मोहम्मद अकरम हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अकरम, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा है। कोयटा का करीबी इलाके मस्तूंग, वहाँ पर जो है कौमी शाहराह पर फायरिंग हुई है। इस हवाले से बताया गया है कि डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में सेशन जज गनमैन समेत जो है शहीद हो गए हैं। डीसी मस्तूंग बहराम सलीम के मुताबिक बताया जा रहा है कि मस्तूंग के इलाके में सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ जो कि कोयटा से मस्तूंग जा रहे थे, उन पर नामालूम मुसल्लह फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। डीसी मस्तूंग ने इस तमाम सूरत हाल को कंफर्म करते हुए बताया है कि लाशें और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद कार्रवाई भी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास बैट सिस्टम और माइक्रो प्लान स्टेट्स की डिजिटल मैपिंग का जायज़ा लिया गया है। 2 रोज़ के अंदर डिजिटल मैपिंग का 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि डिजिटल मैपिंग से दूर दराज के इलाकों की मॉनिटरिंग में बेहतरी आएगी। फील्ड मॉनिटरिंग ऑफिसर्स रोज़ाना की बुनियाद पर मुतल्लिका यूनियन कौंसल्स का दौरा करें। नाक़िस कारकर्दगी वाले FMOs के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बैट स्टाफ की नाम और फ़ोन नंबर्स पर मुश्तमिल फ्लैक्स नुमाया जगहों पर आवेज़ा किए जाएँ। वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द तमाम फील्ड स्टाफ का डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने का इफ्तिताह करेंगी। ज़ीशान रफ़ीक ने मज़ीद कहा कि शहरियों को मालूम होगा कि उनके इलाके में कौन सा वर्कर काम कर रहा है। सूबाई वजीर और चेयरमैन काबीना कमेटी वराई डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफ़ीक का PDM में हेड ऑफिस में सूबाई एमरजेंसी सेंटर का दौरा। एडिशनल DG मताहिर अमीन वट्टू ने ब्रीफिंग दी है। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत पंजाब को फ्लड रिसिलियंट बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासतियों को इस हवाले से अरबों रुपए की लागत के जदीद आलात से आरास्ता कर दिया गया है। प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर मैकेनिज्म को मौसर बनाया जा रहा है। इक़दाम सैलाब और आबी खतरात से बचाव के लिए मौसर साबित होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर तालीम स्कूलों में क्या पढ़ाएंगे राना सिकंदर हयात ने बता दिया। कहा कि इंग्लिश और केमिस्ट्री पसंदीदा मजमून उन्होंने मज़ामीन से शुरू करूँगा। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों में इंग्लिश, हाई स्कूलों में केमिस्ट्री से आगाज़ करूँगा। इंग्लिश और केमिस्ट्री के अलावा दीगर मज़ामीन को भी तदरीस करूँगा। सितंबर के पहले हफ्ते से क्लास पढ़ाना शुरू करूँगा। हर हफ्ते किसी एक स्कूल में बगैर पेश की इतला पढ़ाने जाऊँगा। वज़ीर तालीम ने मज़ीद कहा कि किसी को मालूम नहीं होगा कि कब किस स्कूल आ रहा हूँ। असातिज़ा की इज्जत करता हूँ, उस्ताद बनकर फ़ख्र महसूस करूँगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत का मकसद स्कूलों के मसाइल, ज़मीनी हालात और तदरीसी मयार का बराह रास्त जायज़ा लेना है। दो फेवरेट सब्जेक्ट्स है इंग्लिश और केमिस्ट्री। इंग्लिश आई वांट टू स्टार्ट विद द प्राइमरी, केमिस्ट्री आई वांट टू स्टार्ट विद द हाई स्कूल्स। बट मैम चीफ मिनिस्टर ने ये जिम्मेदारी लगाई है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मुझे भी फाइनली आई लव माय टीचर्स बट somebody will call me a teacher also, so I want to have that memory. I want to make sure the schools के हालात मुझे एग्जैक्ट पता चले और फिर जो सदर मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम पंजाब राना जफर इकबाल ने कहा है कि अल्लाह ताला की तरफ से पाकिस्तान की रियासत और अवाम के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक नेमत हैं और इज़्ज़त का बायस है। अपने बयान में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम फ़ायज़ा अब्बासी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि उनके दौर में पाकिस्तान न सिर्फ दिवालिया होने से बच गया बल्कि मार्का हक़ जीत का बुनियादी मरसूस की तरह खड़ा हो गया। पाकिस्तान आलमी दुनिया में अमन और आतशी का अलमबरदार बन गया है और पूरी दुनिया को मुश्किल और बुर्दबारी से बचा लिया है। रफ़ाकत जोगर ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन पिस्पा हो चुके हैं मगर वो अंदरूनी मामलात को हवा देने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं ताकि अंदरूनी इंतशार रहे और हुकूमत यकसुई से आलमी और मुस्लिम ममालिक के मामलात पर तवज्जो मरकूज़ न कर सके।
दूसरी जानिब कसूर शहर में वक्फे वक्फे से होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस कोट भट्टा पुराना लारी अड्डा और दीगर नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया, जिससे सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिशी पानी के साथ सीवरेज का पानी भी सड़क पर आने से पैदल चलने वालों और ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई है। मुख्तलिफ मकामात पर गटर उबलने की शिकायत भी सामने आई हैं, जबकि शहरियों ने निकासी आब के नाक़िस इंतजाम पर तशवीश का इजहार किया। मुतासरा शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि निकासी आब के निज़ाम को मौसर बनाया जाए ताकि आइंदा बारिशों में अवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में एक बार फिर सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। शदीद सैलाब के बायस मुतअद्दिद कच्चे मकानात मुनहदिम और जुज़वी तौर पर तबाह हो गए, जबकि मुतासरा खानदान इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुतासरीन का कहना है कि सैलाब के दौरान उन्होंने अपनी मदद आप के तहत अहल खाना और अमलाक को महफूज बनाने की कोशिश की है, ताहम बर वक्त इमदादी और रेस्क्यू सरगर्मियाँ नजर नहीं आई। सैलाब ज़दगान ने हुकूमत बलूचिस्तान और ज़िले इंतजामिया से फौरी रिलीफ, खुराक, रिहाइश, नुकसानात के शफाफ सर्वे और मौसर हिफाजती इक़दामात का मुतालबा किया है। पिंड दादन खान और गिरदनवा में गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी मूसलाधार बारिश ने जहां मौसम खुशगवार बना दिया है, वहीं मुतादिद इलाकों में मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद मैं पिंड दादन खान के महल्ला मंडी मोहम्मद सदीक में। रात के जो बारिश हुई है उससे जहाँ पे मौसम खुशगवार हो चुका है, वहाँ पे जगह जगह पानी जमा है। इस वक्त भी सड़क पे पानी जमा है। मेरे साथ मौजूद है एक शहरी, आए इनसे पूछते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर ज़रा सी भी बारिश हो जाए तो जगह जगह पे पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमको आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारा कोई मरीज़ बीमार हो जाए तो हम इस रोड से कैसे उसे लेकर आए। हम इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि यहाँ से पानी को निकाला जाए ताकि हमें आने जाने में आसानी हो। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि जब हमारा कोई मरीज़ अगर बीमार हो जाए तो हम इसी रास्ते से, यही एक मेन रास्ता है जिससे हम मरीज़ों को लेके जाते हैं, तो इंतज़ामिया को चाहिए कि इस रास्ते को साफ़ किया जाए और पानी यहाँ से निकाला जाए ताकि यहाँ की रहने वाली आवाम को सहूलत मिल सके। अब आपको बराह रास्त ये चलेंगे जहाँ पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। So that's why that effort didn't work. So we'll have to find new suggestions and new ideas, because certainly that one, it was not acceptable to Ukraine at the time, and I don't think it's acceptable to them now either. In fact, it's probably less acceptable to them. So, you know, if when peace comes, it'll be because of some new idea and some new concepts, and we're prepared to offer some of those in the right setting and forum if the opportunity presents itself and the conditions are right. We're prepared to play that role in a positive way. Will the president make a strategy in assisting Manila in terms of putting more strategy in terms of the sites, in terms of freedom of navigation operations? Will you be conducting more of that soon? Yeah, I mean, look, we're a treaty ally. I mean, the United States and the Philippines have a treaty, and so we'll live by that treaty. We're committed to supporting our treaty partners, and you know, obviously we've already done quite a bit. In fact, there was a U.S. Coast Guard vessel in the region at the time that this happened, and actually helped stand between the two sides and allowed the individual who was injured to be rescued and brought back for medical treatment. So we're already here, we're already present, we have a role, and we're not going to abandon our allies. We've made that abundantly clear. We're going to have a good relationship with China. Okay, these are the two most powerful economies in the world, two large militaries, two nuclear powers. We have to have a relationship with China. We want it to be as positive as it possibly can be. But that won't come at the expense of our allies and our partners in the region or our presence here either. Sir, it's been a day since we asked you about the Saudi nuclear agreement. Have you had Well, let me refer. No, but let me refer you. I know that was in the press the last few days, but let me refer you back. I think it was in November of last year when the Energy Department entered into this agreement. So the details are there. Obviously, even when the official announcement is made, it will have to go through a congressional notification process, and then we can talk more in depth about it. But suffice it to say that the U.S. is always looking for cooperation agreements with allies. I mean, Saudi Arabia is a strategic partner of the United States, and I think, without speaking in specificity about that deal, but in general, we're not the only country in the world that offers nuclear technology. And when countries decide they want to pursue a peaceful civil nuclear program, we prefer them do it with us than do it with some other country.
It allows us to have influence over the direction that it goes. It allows us to make sure that there are safeguards in place, things of this nature. And in the case of Saudi Arabia, they've been an important strategic partner for us, so it would make sense for us to enter into such an agreement. But obviously the details of it, once it's released, you'll see it, you'll be able to understand it, and more importantly, it'll go through its congressional review process, which is a key part of this, so there'll be a lot more questions answered at that time. Would you be comfortable with Saudi Arabia enriching and reprocessing uranium? I'll let the agreement speak for itself. Suffice it to say that any agreement that we're going to make with any country in the world on civil nuclear energy is going to be one that will have safeguards in place to ensure that it can't be turned into a weapons program. And one of the best safeguards is to make sure that American technology and American companies are the ones that are involved in doing it. If, on the other hand, a country pursues nuclear technology with another country, well, then we don't really control those safeguards. So, again, Saudi Arabia seeks to have a peaceful civil nuclear program. Other countries do as well. We have a similar agreement in place now with the UAE, and U.S. companies are the world standard in providing that. And so we are always looking for opportunities, by the way, not just in conventional reactors, but in small modular reactors, which is an area that we are increasingly around signing MOUs all over the world to help do as well. To countries that are exploring civil, peaceful nuclear energy, the United States wants to be their partner of choice, and we're always looking for opportunities to be able to make sure that our technology and our companies are the ones that are providing that. Does anybody over here have questions? Because this side is really lopsided. Go ahead. The U.S. put sanctions on China's Moonshot AI for apparently distilling. I don't have any announcement on that today. Go ahead. If the Saudis agree to the additional protocol, it's sort of the gold standard. And if the administration is trying to stand up to say that non-proliferation is a problem in the Middle East, shouldn't that be the barrier? Any agreement that we would make on civil nuclear energy with Saudi Arabia or any other country is going to have safeguards in place to ensure that those cannot ever be turned into a weapons program. I mean, that's the gold standard. And obviously we live in a new era. There are competitors that we face, so we'll have to adjust individual deals to that reality. We're not the only show in town, but we're the best show in town. But we want to make sure that it's our companies they're picking. So again, we understand any deal we enter into with any country will have to go through a congressional review process. And so we will ensure that in order to get congressional approval, we're going to need to have those safeguards in place, whether they're structured differently how they are from other deals in the past or not will depend on the individual deal. On Cuba policy, you said in recent... I'm in Asia, you asking me about Cuba, it's far. But you said yesterday you're the main guy on Cuba policy, so we should ask. No, I said I'm most of all, you guys were somebody asked me a question about people that are involved in Cuba policy, right. So no one's more involved in it than me, so go ahead. This is a good question for you. So you said in recent months that the economic system can't improve unless there's a change in the political system. But you've been very vague about what that change in the political system would entail. Can you give us some more details with the Communist Party staying in power but a different leadership, with the Castros still be in power? So you want me to give you details on our plan? Yeah. Okay, not today. No, I'm not going to do that. I'm going to tell you this. No, here's what I told you, and this is the truth. The people who are in charge of the country don't know what they're doing. They don't know. They don't know how to fix their economy. They don't know they don't understand basic concepts. And I think the challenge that Cuba has faced for the last 15 years is they want to somewhat improve their economy, but they're afraid that if they improve it too much, they'll lose political control over people. That's the challenge that they face. So I think for us, we're looking for an opportunity to influence the direction that goes, because it's 90 miles from our shores, and we want Cuba to be prosperous. We want Cuba to be free. But in that sense, on the level of detail you're asking me, suffice it to say that as long as the people that are in charge think the way these people think and act the way these people act, it's going to be difficult for them to make the changes that need to be made in order for Cuba to have a better future. Because they just really, they don't understand it. Some of them are incompetent, and some of them just basically don't understand, and others are just so recalcitrant that they'd rather destroy the country than ever walk away from a failed ideology, although I think the number of people in that category is less than it's ever been. But for the most part, it's just people that don't know what an economy is supposed to look like. They really don't. And because they've always relied on foreign sponsors. That regime has survived on subsidies from the Soviet Union and then from Chavez. This is the first time they don't have a sponsor that's giving them subsidies for free. And they don't know what to do with themselves because all they've done is freeload off these countries for all these years. The people of Cuba deserve better than that. Did you have a question? Somebody, yeah. What are your thoughts on the appropriate defense spending for allies like Japan and the Philippines? What is my opinion on defense spending? Appropriate defense spending. Well, we've communicated that to them, but look, at the end of the day, I still think that these are partners and allies, but we want countries to assume more responsibility for their own security. And for the most part, I think the countries in this region agree. And so the U.S. will continue to do its part.
But by the same token, you are now in many cases dealing with advanced and wealthy economies who have the ability to spend more on their own defense, and they should. I think the primary responsibility of any government is the national security of their country. So, you know, but I don't think it's a point of conflict between us and the region. Yes. Secretary of South China Sea, are you looking to at least step up this support that you've mentioned, especially near the Ayungin Shoal where U.S. Commission BRP Sierra Madre is stationed? Yeah, look, again, we have a treaty agreement with the Philippines that we intend to keep. We have a treaty agreement with that we intend to live by, and we have had a long-standing defense partnership. We don't view that as a hostile act towards anybody. We view it as keeping our commitments to long-term allies with whom we have many shared values, shared history, and we hope shared future. Venezuela, you said that next month, I think, they're going to start this transition First week of talks. August, yeah. Yeah, between the interim government and the 2015 Assembly. The 2015 Assembly. Is there going to be a direct role for Maria Corina Machado and her opposition movement that Well, that's up to the Venezuelans to decide. I'm sure she can play a role if they allow, you know, if they want her to. But the 2015 National Assembly is the government that we recognized up. You know, that's the government we had recognized up until these changes when we have these interim authorities. But we think it's a really good development. In the end, I would say that in order for Venezuela to have the reconciliation that country requires to move forward on all these other projects, every element of Venezuelan society needs to be represented. And obviously Maria Corina represents an important element of that. I mean, she's got supporters there and people that are supportive of her. And there are others as well. But a reconciliation process, we are there to facilitate it, not to dictate it. And we will certainly provide guidance and support in the direction that it moves forward. We think it's important for the country to do that. And there's a lot to work on. I mean, if you think about in a country like that, that's been under a regime now for 20 to 25 years, political parties have to transition from being street protest movements to electoral forces. You have to have a free and open press so you can communicate it. You have to have an electoral council that actually accurately count the votes. You have to have enough security in the streets to ensure that the ballot box is safe and people aren't being intimidated. There's a lot that goes into an election. Then creating the infrastructure for an election that really was not invested in for a very long time, and in some cases they were hostile towards. So there's a lot of change to happen. But what it requires is patience, persistence. We have to stay on top of it because these transitions do take some time. They don't need to take a decade or even 5 or 7 years, but they take more than a few weeks, especially when you're dealing with something that's been in place for 25 years. Unfortunately, for the people of Venezuela. There's some prominent Republicans who have said they want you to take over the Iran negotiations. They trust you. They think that you will prioritize Israel's interest, and they're attacking Vice President Vance. Who are these prominent Republicans? Senator Sheehy, the Wall Street Journal opinion page. There's people. Well, that's not Republican. That's a newspaper. Well, you're a troublemaker with these questions. Aline's right. No. Look, guys, listen. Here's the bottom. You know who the lead negotiator is? His name is Donald J. Trump, the President of the United States. That's who dictates our policy. He has a team of people that work together on this. We all have a role to play, depending on what the topic is. We have very good negotiators in Steve Witkoff and Jared Kushner. We have the Vice President of the United States, which is the second highest ranking official, which tells you how the importance we've given this file. Obviously, I have a role to play. The Department of War has had a role to play. That's how we approach it. This doesn't, I mean, it's a combined effort, and it always should be. Do you wish people didn't endorse you to take over the talks yourself? I mean, you're telling me about that, but that's not how our system works. That's not how this administration works. It starts at the top. The president is in charge, and he has a team of people that provide counsel and provide advice, but ultimately whose job it is to execute on the president's directive. We have a great team that works very well together. On that topic, we work well together on a number of topics. We work together as a team on Lebanon. We've worked together as a team on Venezuela. We've worked together as a team on the Thailand-Cambodia peace agreement that was put together. We've worked together as a team. We have a really good core team that works on foreign policy and national security. And oftentimes it's a multi-agency effort because there's a role for Treasury to play. Sometimes there's a role for energy to play. That's how these things work. It's not one person. It's all these different elements of our government that have to work in conjunction and in concert to execute on the president's directive and on the direction that he's giving us. Well, here's how I reconcile it. We're not members of the ICC. We never signed that treaty. We never joined it. And they somehow claim that they have a right, nonetheless, to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We've long had quarrels with them. And we have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the U.S. military, maybe even the president or a future president, with crimes. I mean, it's not going to happen. It's just not going to happen. We are not members of that court. We never signed on to that treaty.
They need to understand that. If people want to sign on and be a part of that stupid organization, they can. But we're not going to be a part of it, and they're not going to apply their jurisdiction to Americans. That's just not going to happen. We're not going to tolerate it now or in the future. And we've warned them about it repeatedly. And now they're going to see the consequences of ignoring us. Mr. Secretary, can I come back to Ukraine, please? You want to go back to Ukraine? Oh, as a question, you're saying? As a question, okay. yes. Yeah. And you're meeting with Mr. Lavrov. The Russian Foreign Ministry issued a statement saying that Mr. Lavrov told you or asked you or said to you that the U.S. needs to stop arming Ukraine. What was your reaction? And there's a statement. They said that. Yeah, I know. I mean, I don't know what their statements say. I know what happened in our meeting. At the end of the day, but what did you say? Well, first of all, the U.S. position on it is we sell arms. Yeah. We sell arms via Pearl, which is an initiative we have through NATO. And that's what we're involved in. There's been no change to our policy in that regard. We want a peace deal. We want the war to end. Yeah. We're prepared to play whatever positive role we can to end the war. And that, in order to end this war, will require something that both Russia and Ukraine can agree to. That's not going to happen at a press conference. That's not going to happen in one meeting here in the Philippines. That's going to require a lot of work. We've invested in the past in it. It was unsuccessful, or at least unfruitful at the time. If conditions and factors have changed to make that possible, we're ready to go. The President's committed to that, and every single day, if we identify an opportunity to make a difference in that, we will. Because in the end, what the President most cares about is not the stuff people are... Well, here's what he most cares about, that people stop dying, that people stop being slaughtered, that Ukraine no longer can go on and live in peace, and Ukrainians can move back to their country and rebuild it, that young Russians aren't being killed at the tune of 5,000 a week in the battlefield. He thinks it's a stupid war. He thinks it's a senseless war. And if we can play a role in bringing it to an end, we're going to use the power and influence of the United States to do so. And we're prepared to do that if the opportunity presents itself, and I hope it has, and I hope it does. And that's what we've communicated consistently, to both sides, by the way. On that line, Mr. Secretary, you said that you are open for new ideas. Now that you met with Lavrov, are you and the President prepared to sit down with your counterparts, Ukrainian counterparts, if they visit Washington next week for the funeral? Well, I don't know if they're coming next week or not. I think President Zelensky had expressed an interest in coming. We've met. I mean, we'll meet with them. We've met with them often. We talk to them often. In fact, we saw them 2 weeks ago in Turkey. I would argue we've probably met with the Ukrainians far more times than we've met with the Russian side, and I'm sure we'll meet again in the future, whenever that is. We're always open to meeting with them. A strong statement about the bridges and the power plants. Just want some clarification. Do you rule out striking civilian infrastructure? I think I saw, guys, I saw Arachi, their foreign minister, who the other day say or something about their policies, an eye for an eye. The President's policy is a head for an eye. I mean, honestly, that's what it's going to be. I mean, they will pay a very heavy price for the things they're doing. They're already paying a very heavy price. You guys don't know it because you don't cover it. You're not in Iran. You're not in the street. They don't have a free media. But they're going to continue to pay a very heavy price. Their industrial base has been decimated. Their defense industrial base has been decimated. They're losing launchers. They're losing radars every single night. They are suffering billions of dollars in damage, and their economy is a disaster. But despite all that, okay, these people who are calling us every day, begging, let's do a deal. They send us messages through other countries, third countries. I mean, they're running out of countries to send. Even I had countries here coming up to me, oh, I just spoke to the Iranians. They want to do a deal. The problem is, every time people do a deal, they either break it or after they make it, they want to change the deal. So they're probably not ready to do a deal yet, but they will be soon, because the price they're paying is very high, despite their tough talk and their flowery language and their stupid Lego videos they put out. I've never seen them, but they put these things out on social media. Despite all that bravado, they are suffering tremendously, and they're going to suffer more until they come to their senses. They're not there yet, unfortunately. Which countries came to you? Oh, I can't tell you who told me that. I mean, then I'd be betraying the confidences. There's some of them that are here, yeah, and every day I get a text or a call or a signal message from a foreign minister. Oh, so-and-so called me. The Iranians want to talk. The Iranians want to talk. But the problem with these guys, and in addition to the fact that they're probably fighting with each other, is they make a deal, they agree to something, and then they decide, oh, let's change it after they made it. Or they agree, or they decide, oh, I know we made a deal, but we're going to violate it. I mean, these people, unfortunately, they aren't ready for a deal. I think they'll be ready soon, though. Do you think there's going to be a big escalation by the United States in the coming days? That's the President's decision to make. They're going to pay a price. They're already paying a price every single night. I mean, you can't do the stuff they're doing for free. They're going to pay a price. On Russia and Ukraine, did you talk with Wang Yi about any influence that China might be able to exercise to help bring that war to an end? We didn't discuss in our meeting. No, we didn't discuss Russia and Ukraine. We had a lot of other stuff to talk about. Secretary, did you discuss with Wang Yi the issue of technology and whether that will be on the agenda for the September leaders? Well, that's a broad topic. Technology, like what? AI, what do you mean? AI oh, AI. Yeah, look, I think that they've expressed they'd like to see some global governance about what AI is governed by. Obviously, I'm not sure we're aligned.
But that topic has come up. I think they've expressed an interest in discussing what the rules are going to be for how AI is used in the future. And I think that's going to have to be an international conversation. So, we have some ideas about what that should look like and what those standards should be, and maybe they're different from theirs. But we didn't go into great depth on that topic. But it's an issue that came up in Beijing as well. Just final point on Iran. What is Iran's off now? Is diplomacy running out of time? With Iran? I just don't think they're serious about making a deal. These guys, the more the president's gotten to know them, the more he's come to that realization. He said it yesterday, I believe. He gave a speech in Georgia. These guys, the problem with them is you can't make a deal with people unless they're going to keep it. And these people make deals and then they break it almost immediately. Or they decide, let's change the deal. That's not how deals work. They violated the MOU within days of it being implemented. We kept our end of it, so now they're paying the price for it. And maybe they'll change their mind here over the next few days as they continue to suffer great losses. Mr. Secretary, you know the Senate better than most anybody. They're debating the new military policy bill right now after the House passed it. One of the more controversial topics is about fusing the U.S. and Israeli military when it comes to co-production on things. Do you have any sovereignty concerns about that? If there are situations where the United States wants to send weapons, Iron Dome came up with Ukraine when the Israelis... You asking about NDAA? Yeah, that largely the Department of War manages that legislative portfolio, so I'm aware of the provision you're discussing that involves cooperation on technology. And look, at the end of the day, the truth is we do that with countries all over the world, right? If somebody... Well, I haven't read the specific provision in terms to tell you in detail. I understand that. I understand the topic, though, because it's not new. On air defense, for example, we've long cooperated with the Israelis. Look, if we have a breakthrough in our system or they have a breakthrough in theirs, we could share that in a way to improve our own systems as well. So if they've come up with some novel way of defeating drones, for example, of course we would want to have that and benefit from it. By the way, they're not the only country in the world that we would do that with. We do that with other countries as well. So I think that's the provision you're referring to, and that's something we're already doing. That's something that already exists. But I don't think there's any, that's different from sovereignty. It's not like U.S. forces are going to come under the command and control of a foreign general or anything of that nature. When Ukraine was asking for Iron Dome, the United States and some lawmakers, including Lindsey Graham, wanted the U.S. to send Iron Dome battery that was in the East Coast. Netanyahu vetoed that. That was the co-production. But anytime you enter into co-production, we have those restrictions too. If we provide weaponry to a country as part of an agreement, they can't transfer that to a third country without our approval. We do the same thing. And Israel's not the only country in the world that does it. Other countries do it with their systems as well. That's just a normal way. When you do arms sales, part of the restrictions is you get to veto them passing it on to a third country. That's not just us to do it or Israel, it's every country. Is President Trump coming to Manila for the ASEAN Leaders Summit in November? I think he'd like to. I don't know what the schedule looks like, yet. I can't commit him to that trip because I don't control his schedule, but he was there last year, and I think that's something that we're going to talk about. It's an important forum, and I think APEC is a few days after. So, but I can't make scheduling announcements for you today. Secretary, would you rule out running for president in 2028? Do what? I'm not answering president questions. Come on, guys. Do you think this visit has eased concerns about declining U.S. engagement in Asia? Are there eased concerns about our engagement in Asia? We're engaged in Asia every single day. Obviously this is a conference. We're here. We're participating. But we're engaged in Asia every single day. The Department of War is present all over Asia. The Department of State and our embassies are involved every single day in Asia. We have strong partnerships and economic ties to multiple countries in the region. Virtually every country represented here in ASEAN is someone that we deal with every single day. So there's a lot of competing interests in the world, so I think there's always going to be a concern that America is so focused on one place that it can't focus on another. But one of the great things about our country is that it is a large, powerful country. It has the ability to be present in the Western Hemisphere, in the Indo-Pacific, in Europe, in Africa, in the Middle East, and anywhere else where our interests are vital, including the Arctic, by the way. Do you think it would be easier to make a deal with Iran if the United States didn't wipe out so many layers of their leadership? Trump often mentions that they're on the third tier now. Do you think it would be easier to do what? To make a deal? Well, I think the first two layers weren't necessarily the nicest people on earth. So I don't think that, we'll just keep going down the layers, I guess. But I don't, the first two layers were not like reformers. These were not like Renaissance men. You know what I mean? So I don't think that the layers are the issue here. They're just, look, the system is at the end of the day, it's a country run by radical clerics. I think they have political people in their system. I wouldn't call them moderates, but they at least understand that hyperinflation is bad, high food prices is bad, gas shortages are bad.
But I think when you get to that clerical level, these guys are just oblivious to all of that, and they're destroying their country. These are the people. Understand, Iran is a rich country. Iran could be the richest country in the Middle East if they want it to be, but instead, they take their money and they use it and they give it to Hezbollah, they give it to Hamas, they give it to the Houthis, they give it to Shia militias, they give it to sponsor terrorism all over the world, they give it to try to kill people all over the world, they build drones and missiles and pursue a nuclear weapons program. That's what they spent their money on. If they had spent their money on their people and on their economy, today Iran could be probably the richest country in the region, if you want to know the truth. Given that mistake, is the U.S. seeking a regime change in Iran or just change in its behavior? I think the U.S. is seeking a denuclearized Iran that will never have a nuclear weapon. The future of Iran, that's obviously, it would be easier to have people in charge that don't want nuclear weapons, but in the end, that's our interest. Our number one interest and the threat they pose to the world is these lunatics in possession of a nuclear weapon. And that's not going to happen, not as long as Donald Trump is president. I don't know some future president, or I know some past presidents have made some bad deals, and others just haven't dealt with the problem. But our issue and our concern and our focus is denuclearizing Iran. They can never have a nuclear weapon. I don't know how many times the president has to say that. But this group of people who you describe as lunatics, I mean, if they decide to make a deal, the United Well, some of States them are is lunatics, some of them are evil. Some of them are evil lunatics. You can be both. So the United States is okay, comfortable leaving these evil lunatics in place. They just can't have a nuclear weapon. They can't have a nuclear weapon. I mean, imagine what they would do to the world. What changed between now and the beginning of the war when the president made it sound like that was not going to be the case, that regime change was one of the goals of the war? No, he never said a regime change was a goal. From the very beginning, like from day one of the operation, it was very clear that we were going to degrade their missile launchers, their drones, and their factories, and their Navy. Their Navy no longer exists. There is no such thing as an Iranian Navy. What they have left is a handful of Boston whalers, but they don't really have they don't have a Navy. They don't have an Air Force. Their air defenses are crushed from the very beginning. Now, what the president has pointed to is the fact that the people of Iran deserve better leadership, and they slaughter their own people by the thousands. They shoot them in the head, they slaughter them in the streets. Yeah, we don't like that. I mean, we don't think that's good for Iran. But our goal and our national interest in Iran is they can never have a nuclear weapon. And that's what they were going to try to do if they had been able to hide behind double the number of missiles, double the number of drones. That's where they would have been in about a year had they continued on the pace of construction. Even though their economy was suffering, even though their people were suffering, that's what they were spending their money on, even though they had sanctions. The money that was coming in, they were spending it on those things. That tells you everything you need to know about them. All right, guys. Thank you. Thanks. That one? Thank you. आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि सऊदी अरब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। लगता है ईरान वाज़ेह तौर पर मुआहदे के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने मुतअद्दिद बार अमेरिका से रब्ता किया है, वादों की पासदारी होनी चाहिए। और उनका मज़ीद कहना था कि रूस और यूक्रेन जंग में मुज़ाकरात चाहते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो सऊदी अरब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक शराकतदार है, जो कहना था उनका। और उन्होंने मज़ीद कहा है कि लगता है ईरान वाज़ेह तौर पर मुआहदे के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने मुतअद्दिद बार अमेरिका से रब्ता किया, वादों की पासदारी होनी चाहिए। रूस और यूक्रेन जंग में मुज़ाकरात चाहते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो गुफ्तगू कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।